बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर क्लास आज हम मेजर ऑर्गेनेली की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर लिहाज से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, आपके एमडी कैट के अंदर और आपके पार्ट 1 के सिलेबस में न्यूक्लियस जो है बहुत अहम ऑर्गेनेली। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का वर्ड न्यूक्लियस क्यों रखा गया, हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, मतलब अगर हम इसकी एटिमोलॉजी की बात करें तो न्यूक्लियस को क्यों न्यूक्लियस कहा गया। क्योंकि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो क्योंकि सेल के सेंटर में हुई, इस वजह से क्योंकि ये सेल के सेंटर में पाया जाता है, इस वजह से हमने इसका नाम न्यूक्लियस जो है वो रख दिया। तो पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि हम न्यूक्लियस को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं या सेंटर ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल हम इसको क्यों कहते हैं, इसका रोल मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। हम इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द सेल का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, मतलब जितनी भी मालूमात है सेल से रिलेटेड वो सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी इस न्यूक्लियस के अंदर। या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सेंटर ऑफ द सेल। यानी ये सेल का वो एरिया है जहां पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, जहां पे सारे के सारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के सारे जो है वो काम हो रहे हैं। अगर हम लोग इस न्यूक्लियस का मेजर रोल देखें, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी है मेजर रोल की। अगर हम न्यूक्लियस का मेजर रोल देखें तो मेजर रोल में स्टूडेंट याद रखिएगा आपके न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है जी डीएनए। डीएनए को हम हेरिडेटरी मटेरियल जो है कंसीडर करते हैं। तो ये डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल, विरासती मादा है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। दूसरा काम यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस कोऑर्डिनेट्स द सेल एक्टिविटीज। जितनी भी सेल की एक्टिविटीज हैं उन सब को कोऑर्डिनेट करने में, उन सब के दरमियान रब्त पैदा करने में दरअसल हमारे न्यूक्लियस का काम है। अब वो कौन कौन सी हमारी एक्टिविटीज हैं जिनको न्यूक्लियस जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टूडेंट याद रखिएगा उसमें हमारे ग्रोथ हो सकती है, प्रोटीन सेंसेस है और उसके बाद हमारे पास क्या है जी सेल डिवीजन। आपके टेक्स्ट बुक में ये तीनों सेल की एक्टिविटीज लिखी हुई हैं जिनको न्यूक्लियस जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है और उसमें मैंने आपको बताई ग्रोथ है, प्रोटीन सेंसेस है और उसके बाद क्या है जी सेल डिवीजन है जी स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूक्लियस। स्टूडेंट याद रखिएगा आपके जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें हमेशा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, दैट हैव द नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनमें आपको वाज़ेह न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो आप सारे जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में हमें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस जो नजर आता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब वेल डिफाइंड हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होती। लेकिन यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियर इन्वेलप भी नजर आती है और जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो भी उसके अंदर कवर्ड आपको नजर आता है। तो इस वजह से हमारा न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में क्या हो जाता है, वाज़ेह हो जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस जो है हमारा न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द 10% बाय वॉल्यूम। यानी टोटल अगर सेल है तो उसके 10% हम लोग उसके वॉल्यूम के हिसाब से सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है। तो 10% बाय वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो एक पॉइंट ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं प्लांट और एनिमल सेल की, कि पौधों के सेल में न्यूक्लियस कहां पर मौजूद होता है और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो कहां पर मौजूद होता है। याद रखिएगा प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर, न्यूक्लियस को हमेशा पेरिफेरल रीजन की तरफ धकेल दिया जाता है। और अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्योंकि लार्ज वैक्यूल नजर नहीं आता, आपको छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, इस वजह से एनिमल सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आता है। लेकिन प्लांट सेल में ये आपको किनारे की तरफ टुवर्ड द पेरिफेरल रीजन आपको जो है वो नजर आएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। तो एनिमल सेल में मैंने बताया कि आप लोग यहाँ पे लिखें एनिमल सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये मौजूद होता है टुवर्ड द पेरिफेरल रीजन, किनारे की तरफ। और इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में क्यों किनारे की तरफ होता है, क्योंकि सेंटर में लार्ज वैक्यूल आपको जो है वो नजर आएगा। क्लियर है यहां तक? उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी के हवाले से आप सारे सेल थ्योरी के पास, क्योंकि मैंने आपको बताया सेल थ्योरी वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस की फर्स्ट जो डिस्कवर किया गया न्यूक्लियस वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और किस सन में किया जी, ये मैंने आपको बताया था 1831, 1831 में। तो डिस्कवरी के हवाले से रॉबर्ट ब्राउन बड़ा मशहूर है साइंटिस्ट जिसने न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स का मतलब ये होता है कि हमारे जो न्यूक्लियस है क्या ये हर सेल में एक जैसा है या इनकी जो तादाद है न्यूक्लियस की ये सेल्स में कम या ज्यादा आपको नजर आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज इन द सेल, मुख्तलिफ सेल के अंदर आपको
न्यूक्लियस की जो तादाद है वो मुख्तलिफ नजर आती है। कुछ सेल हमारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, जिनमें बिल्कुल न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। दे आर कॉल्ड ए न्यूक्लिएट सेल, हम उनको ए न्यूक्लिएट कहते हैं। ए न्यूक्लिएट का मतलब ये होता है कि उनमें न्यूक्लियस मौजूद ना हो। और मैंने आपको उसमें एग्जांपल दी हुई है, हमारे मेच्योर रेड ब्लड सेल है, मेमिलियन रेड ब्लड सेल जो है, या फिर हमारी जो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं, इनमें याद रखिएगा दैट हैव द नो सेल, इनमें सॉरी नो न्यूक्लियस, इनमें जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब, ये आपके पास दो सेल्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से हम इनको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड ए न्यूक्लिएट, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट, हम इनको मोनोन्यूक्लिएट का नाम देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, आपके प्लांट के अंदर भी एक न्यूक्लियस है, प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर भी आपको एक न्यूक्लियस नजर आता है, सो दे आर कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम बाई न्यूक्लिएट का नाम देते हैं। बाई न्यूक्लिएट याद रखिएगा, आपके वो सेल्स होंगे जिनमें न्यूक्लियस की तादाद आपके पास दो हो। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे प्रोटोजोआन्स की, प्रोटोजोआन पैरामीशियम की अगर आप बात कर लें तो पैरामीशियम में स्टूडेंट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, हमारे पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई और दूसरे कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, यानी 2-3 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ऐसे सेल्स को हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लिएट। क्लियर है? अब मैं अगर ह्यूमन स्केलेटन की बात करूं तो हमारे जो स्केलेटल फाइबर है, उन स्केलेटल फाइबर में आपके न्यूक्लियस की तादाद जो है वो ज्यादा होती है, इस वजह से हम उनको पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स का नाम देते हैं। या फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी, फंगस के अंदर जो कोइनोसिटिक हाइफी होती है, या इनको आप सिनोसिटिक हाइफी का नाम देते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस वाल मौजूद नहीं होती है इन हाइफी के अंदर, इस वजह से दे कंटेन द मल्टीपल न्यूक्लिएट, इनमें ज्यादा जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट आपको नजर आते हैं, ज्यादा तादाद में आपको न्यूक्लियस जो है वो नजर आएंगे। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन किया कि आपके न्यूक्लियस की जो तादाद है वो मुख्तलिफ सेल के अंदर मुख्तलिफ होती है। कुछ सेल्स में ए बिल्कुल ही न्यूक्लियस नहीं होता, जिनको हम ए न्यूक्लिएट का नाम देते हैं, कुछ में हम एक न्यूक्लियस देखते हैं उनको मानो का नाम देते हैं, कुछ में दो देखते हैं जैसे कि पैरामीशियम की मैंने बात की, उनको हम बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, और कुछ में दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं जैसा कि सिनोसिटिक हाइफी है, या फिर हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं, उनमें हमेशा न्यूक्लियस की तादाद क्या होती है, वो ज्यादा होती है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपीयरेंस की, कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये हमें कब वाजे तौर पर सेल में नजर आता है, अपीयरेंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन द नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी वो सेल जिनमें सेल डिवीजन अभी ना स्टार्ट हुई हो, उनमें न्यूक्लियस हमें वाजे तौर पर नजर आता है। और जिस सेल के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो गई हो, आप सब जानते हैं प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाती है, न्यूक्लियस बिल्कुल डिसअपीयर हो जाता है, इस वजह से जब सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं तब हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आता, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाती है, खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। और जब सेल हमारा नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे पड़ा हो तो तब हमें किसी भी सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नजर आएगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स कौन कौन से, यानी कौन कौन से अज्जा हैं जिनके मिलने से ये बना है। तो बड़े वाज़े अज्जा हैं, जिसमें कुछ अज्जा जो है न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्म में, कुछ न्यूक्लियोपोर कम्प्लेक्स की फॉर्म में, कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म है, कुछ हमारे पास न्यूक्लियोलस है, और एक हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। हाँ जी, कौन कौन से कंपोनेंट, अगर आपसे पूछे कंपोनेंट की हेडिंग देके आप क्या बताएंगे? इनमें न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोलस होते हैं, और उसके बाद क्या मौजूद होते हैं, क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होते हैं। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनवेलप की, तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो डायग्राम के अंदर आपको ये न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रही है, ये डबल मेम्ब्रेनोस होते हैं। आपका जो न्यूक्लियस है बिल्कुल वैसे ही डबल मेम्ब्रेन रखते हैं जैसे आपके क्लोरोप्लास्ट हैं या फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें भी डबल मेम्ब्रेन है, उनमें भी डबल मेम्ब्रेन होगी। तो ये आपकी एनवेलप है, न्यूक्लियस की कवरिंग है। और इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप की कवरिंग है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि न्यूक्लियर एनवेलप जो आपको नजर आ रही है, क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है या ये क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से मिलती जुलती है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, क्योंकि आपके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये स्मूथ होती है, इस वजह से ये क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की जो एनवेलप है, उसके साथ ही मिलती जुलती है। क्लियर है? तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में से न्यूक्लियर एनवेलप जो है हमारे न्यूक्लियस की, वो किसके साथ मिलती है? आप बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट के साथ। वजह क्या है कि उसमें भी जो दोनों मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भी जो दोनों मेम्ब्रेन है वो आपको क्या नजर आ रही है, वो स्मूथ नजर आ रही है। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका ओवरऑल फंक्शन न्यूक्लियर एनवेलप का कवरिंग का है, प्रोटेक्शन का है, तो ये आपके न्यूक्लियस की ओवरऑल प्रोटेक्शन जो है वो करेगी। जी स्टूडेंट, उसके बाद बात हम करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स।
क्लियर। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं मैं यहां पे आपको हाईलाइट कर रहा हूं, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया, जहां पर ये दो मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको ये हाईलाइट करके देता हूं, जहां पर ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में मिलती हैं वहां पर एक पोर डेवलप होता है। ये देखिए जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये दोनों मेम्ब्रेन मैंने आपस में मिलाई और यहां पर एक पोर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन के मिलने से बनते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। अब ये न्यूक्लियर पोर जो है इनकी तादाद स्टूडेंट याद रखिएगा हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर वेरी करती है। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल। स्टूडेंट याद रखिएगा जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर पोर की तादाद हमेशा ज्यादा होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि न्यूक्लियर पोर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म से कोई मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर आना है तो वो न्यूक्लियर पोर के जरिए आएगा। अगर न्यूक्लियस से कोई मटेरियल तैयार होकर, जैसे कि आपके आरएनएज हैं ये तैयार होकर साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं तो वो भी कहां से पास आउट होकर जाएंगे? वो भी न्यूक्लियर पोर से पास आउट होकर जाते हैं। क्लियर है यहां तक? तो मैं बता ये रहा था कि न्यूक्लियर पोर की जो तादाद है वो वेरी करती है। और मैंने यहाँ पे दो तरह के सेल्स के नाम लिए। एक मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि हमारे पास होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वो होते हैं जिनमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर ना हुई हो। जैसा कि मैं आपको सिंपल एक एग सेल की एग्जांपल देता हूं। एग सेल में हमेशा जो न्यूक्लियर पोर की तादाद है तकरीबन राउंड अबाउट 3000 तक होती है। एक अंडे के सेल के अंदर न्यूक्लियर पोर की तादाद हम कितनी बता रहे हैं? 3000 तक। उसके बाद अगर हम किसी डिफरेंशिएटेड सेल की बात करें, डिफरेंशिएटेड सेल वो होगा जिसको उसकी फुल एक्टिविटी का आगे पता हो, उसकी फेट के डिसीजन हो चुका हो कि उसने आगे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। जैसे कि हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं, स्टूडेंट आप सारे जानते हैं कि रेड ब्लड सेल का काम जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। क्लियर है। तो क्योंकि इसकी फेट इसकी डिसाइड हो चुकी है, इसका काम इसको पता है आरबीसी का कि मैंने सिर्फ यही करना है, और ज्यादा यहाँ पर मटेरियल का क्योंकि एक्सचेंज नहीं होना, ना तो सेल के अंदर से बाहर ना तो बाहर से अंदर, तो इस वजह से जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर पोर की जो तादाद है वो तकरीबन 3 से 4 है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी रेड ब्लड सेल की, तो आप बताएंगे कि रेड ब्लड सेल का जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो 3 से 4 होते हैं, और किसी भी अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसे कि एग सेल है उनमें न्यूक्लियर पोर की तादाद क्या होती है? वो 3000 तक भी हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की, कि हमारे पास जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो किस चीज का बना हुआ है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोपोरन। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोपोर को बनाने वाली जो प्रोटीन है इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोरन प्रोटीन। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियोपोर्स होते हैं इनमें आपको 4 सब यूनिट नजर आते हैं। एक सब यूनिट हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एनुलर सब यूनिट, दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड कॉलमनर सब यूनिट, तीसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड रिंग सब यूनिट, और चौथा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनल जो सब यूनिट है। ये हमारे पास 4 बड़े इसके सब यूनिट है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम एनुलर सब यूनिट की बात करते हैं। इसका काम क्या होता है? दैट सराउंडिंग इनसाइड ऑफ द पोर। इसका काम ये होता है कि ये पोर की अंदर वाली सराउंडिंग को जो है वो कवर कर रहा होता है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर हम बात करें कॉलमनल सब यूनिट की, तो इसका काम क्या होता है? कॉलम सब यूनिट दैट मेकिंग द वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका काम होता है कॉलम सब यूनिट का कि ये कॉम्प्लेक्स की दीवार को बनाता है। जो न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स हमारा यहां बन रहा है उसकी दीवार कौन बना रहा है? दैट इज कॉलम सब यूनिट जी। उसके बाद रिंग सब यूनिट की अगर हम बात करें तो इनका क्या काम होता है? दैट अटैच टू द आउटर साइड ऑफ कॉलम सब यूनिट। तो ये किसके साथ अटैच होता है? ये कॉलम सब यूनिट की आउटर साइड पे ये रिंग सब यूनिट जो है अटैचमेंट के लिए होता है जी। उसके बाद जो लेमिनल या जो आपका ल्यूमिनल सब यूनिट है उसका क्या काम होता है? दैट एंकर द पोर इनटू द न्यूक्लियर एनवेलप। इसका काम ये होता है कि इस पूरी न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर इस पोर को एंकर करना, धंसाए रखना, ये हमारे ल्यूमिनल सब यूनिट का जो है वो रोल होता है। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? तो हमने दूसरा कंपोनेंट पा लिया जिसके बारे में मैंने आपको बताया दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स, और इसकी मैंने आपको कंपोजिशन बताई, और इसके मैंने आपको 4 सब यूनिट बता दिए और इसका काम बता दिया कि न्यूक्लियोपोर जो है दीज आर यूज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियस के मटेरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर ले जाए जाते हैं इन पोर्स के जरिए, और साइटोप्लाज्म वाले मटेरियल को हम किस में लेके आते हैं? दोबारा न्यूक्लियस के अंदर लेके आते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। ये तीसरा हमारा कंपोनेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म इज सेम लाइक अ साइटोप्लाज्म। जिस तरह हमारा सेल का साइटोप्लाज्म होता है बिल्कुल यहाँ पे इसकी भी कंपोजिशन तकरीबन सेम है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक मैट्रिक्स जो है ये एरिया होता है, ये वाला ये सारा एरिया, ये फ्लूइड लाइक एरिया आपको मेम्ब्रेन्स के इनवेलप के दरमियान ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारा फ्लूइड लाइक एरिया मैट्रिक्स जो है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन की तरफ कि न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है। इसमें स्टूडेंट याद रखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। आपको इसमें प्रोटीन के मिक्सचर नजर आते हैं, आपको एंजाइम प्रोटीन कुछ नजर आती है, जैसा कि आपके डीएनए,
आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रोटीन्स हैं वो आपको नजर आती है, कुछ फ्री न्यूक्लियोटाइड आपको इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नजर आती है, और कुछ मेटल आयन वगैरह भी आपको इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नजर आते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके पास कंपोजिशन होगी किस चीज की? न्यूक्लियोप्लाज्म की। उसके बाद इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको ये फाइबर लाइक जेनेटिक मटेरियल आपको नजर आ रहे हैं। ये जो फाइबर लाइक धागे नुमा ये फाइबर आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। क्लियर? तो जो जेनेटिक मटेरियल फाइबर के फॉर्म में आपको साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर नजर आएगा, हम इसको क्रोमाटिन मटेरियल का नाम देते हैं। और उसके बाद आपको इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड एरिया नजर आएगा, बिल्कुल डार्क कलर का, जो यहां पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। इस एरिया को हम नाम देते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। क्लियर है? तो ये आपके पास है टोटल कंपोजिशन किस चीज की? न्यूक्लियोप्लाज्म की। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की, कि न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियोलस जो है ये एरिया आपको नजर आ रहा है, और ये बिल्कुल दो पार्ट पर मुश्तमिल है न्यूक्लियोलस। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेनोस होते हैं, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। क्लियर है? उसके बाद हम बात करें न्यूक्लियोलस जो है इसके दो रीजन होते हैं। एक रीजन स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा आउटर रीजन होता है, जो आपको यहाँ पे आउटर एरिया में नजर आ रहा है, और दूसरा एरिया आपको ये सेंटर में नजर आ रहा है। इस सेंटर वाले एरिया को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फिब्रल रीजन। क्लियर है? तो आपके न्यूक्लियोलस के कितने रीजन हो गए? दो रीजन हो गए। एक मैंने बताया आउटर ग्रेनुलर रीजन, और दूसरा मैंने बताया सेंट्रल फिब्रल रीजन। क्लियर है? अब आते हैं इनके फंक्शन की तरफ। जो न्यूक्लियोलस का आउटर रीजन है दैट कंसिस्ट ऑन द प्रीकर्सर फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट। अब आप सबको पता है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। अब वो सब यूनिट जिस मटेरियल से बनते हैं दरअसल वो आपको न्यूक्लियोलस के आउटर रीजन से मिलता है। क्लियर है? तो यहां पे लिखा हुआ है प्रीकर्सर फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट आउटर रीजन के हवाले से। जी सेंट्रल फिब्रल रीजन का क्या काम होगा? सेंट्रल फिब्रल रीजन के अंदर स्टूडेंट याद रखिएगा आरएनए मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं। ये दो चीजें आपको किसमें नजर आएंगी? इन फाइबर लाइक एरिया के अंदर डीएनए और आरएनए आपको नजर आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम न्यूक्लियोलस के बारे में एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको बताते चले। न्यूक्लियोलस जो है हम इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि इसके जो आउटर रीजन है उसके अंदर सारे सब यूनिट्स मौजूद हैं राइबोसोम को बनाने के लिए। तो जो राइबोसोम की तैयारी है या राइबोसोम की जो फैक्ट्री है वो दरअसल हमारा क्या होगा? वो हमारा ये न्यूक्लियोलस होगा। क्लियर है यहां तक? और इसी तरह से अगर प्रोटीन की हम फैक्ट्री की बात करें कि आगे प्रोटीन फिर कौन बनाएगा, तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो आपके राइबोसोम्स होंगे। क्लियर है? तो न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इंशाल्लाह जिस दिन राइबोसोम पे बात होगी मजीद डिटेल आपको दे दूंगा। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम बात करते हैं, ये मैंने क्रोमाटिन मटेरियल के हवाले से जी बात करनी है हमने, जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है। जी क्रोमाटिन मटेरियल मैंने आपको भी बताया ये फाइबर के फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, और ये हमेशा अनकंडेंस फॉर्म में होता है, गुच्छे की फॉर्म में होता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है या जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो क्रोमाटिन मटेरियल के अंदर आपको स्टोर नजर आती है। और ये जो क्रोमाटिन फाइबर आपको ये नजर आ रहे हैं ये उस वक्त न्यूक्लियस वाले रीजन में मौजूद होते हैं जब हमारा सेल डिवीजन में ना हो, यानी डिवाइडिंग फेज से पहले पहले, डिवीजन से पहले पहले, कैरियोकाइनेसिस से पहले पहले आपके ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो दरअसल फाइबर की फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्रोमाटिन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है जैसे ही आपका न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो प्रोफेज स्टेज के अंदर, माइटोसिस की या मियोसिस की प्रोफेज स्टेज के अंदर आपके ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो विजिबल फॉर्म में आ जाते हैं और थिक हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम कंडेंस फॉर्म का नाम देते हैं। तो पहले आपके जो जेनेटिक मटेरियल था वो अनकंडेंस फॉर्म में था, थिन था, बिल्कुल फाइबर की फॉर्म में था, तब हम उसको नाम दे रहे थे दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन स्टार्ट हुई तो ये क्रोमाटिन मटेरियल जो है वो चेंज होता है विजिबल फॉर्म के अंदर, थिक फॉर्म के अंदर, कंडेंस फॉर्म के अंदर, और इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। क्लियर है? दैट इज अ क्रोमोसोम, जो कि क्रोमाटिन चेंज हो गया किसमें। लेकिन एक पॉइंट आपने याद रखना है कि डायग्राम मैंने वैसे आपको क्लियर बता दिए सिर्फ समझाने के लिए कि पहले हमारे पास जब सेल न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन से पहले की बात है तब उसमें क्रोमाटिन मटेरियल मौजूद होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। बाद में वही क्रोमाटिन मटेरियल किसमें चेंज हो जाता है? आफ्टर सेल डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो भाई वो क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है, और क्रोमोसोम थिक फॉर्म में होते हैं, विजिबल होते हैं, और इनमें इंफॉर्मेशन जो स्टोर है अब जो नेक्स्ट जनरेशन में हमने इनको ट्रांसफर करना है इंफॉर्मेशन को, दरअसल वो क्रोमोसोम की फॉर्म में होती है। देखें क्रोमाटिन में इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन अब अगली नस्ल तक जो हमने पहुंचानी है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या हेरिडिटी कैरेक्टर वो किसके जरिए जाएंगे? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम लोग क्रोमोसोम की डायग्राम देखें तो स्टूडेंट इसमें आपको एक जो आर्म है वो आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा आर्म आपको ये नजर आ रहा है।
एक क्रोमोसोम के दो आर्म्स होते हैं जिनको हम टू क्रोमाटिड्स का नाम देते हैं। दीज आर द टू क्रोमाटिड, एक ये और एक ये। इसको एक दो तीन चार आपने नहीं गिनना ना, बल्कि ये एक आर्म है आपके पास, ये दूसरा आर्म है, तो टोटल आपके पास एक क्रोमोसोम के दो क्रोमाटिड्स मौजूद होते हैं। अब जिस पॉइंट पर, सेंट्रल पॉइंट पे ये आपस में दोनों क्रोमाटिड अटैच होते हैं, हम उस एरिया को नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, या इस एरिया को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जो कि मैं यहां पे आपको हाईलाइट करके दे रहा हूं। दैट एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर, या इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आते हैं ये जो आपको ग्रीन शेड में सेंट्रोमेयर के ऊपर आपको एक प्रोटीन कोर नजर आ रही है, दैट इज यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। क्लियर है? तो ये वाला एरिया कहलाता है काइनेटोकोर प्रोटीन। तो यहां तक आपने याद रखना है। उसके बाद आपको ये क्रोमाटिड के लास्ट एरिया में, आपको इस आर्म के लास्ट पे, यहां पे आपको एक और कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, एक और बेंडिंग एरिया नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, या इसके एंड पॉइंट्स को, ये जो आपको आखिर पे नजर आ रही है, इनको हम टीलोमेयर्स का नाम देते हैं। अब इन टीलोमेयर्स का क्या काम होता है स्टूडेंट? इनका काम ये होता है कि दो क्रोमोसोम सेल में पड़े हुए आपस में अटैच ना हो, अलग अलग रहें, तो ये टीलोमेयर्स इनको जो है वो अलग रखते हैं। तो यहां तक स्टूडेंट आज हमने बात की किस चीज की? न्यूक्लियस के हवाले से। इंशाल्लाह कल जिंदगी रही तो हम लोग क्रोमोसोम और क्रोमाटिन मटेरियल पे थोड़ा सा एक दफा दोबारा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ जो आपके जानदार हैं उनमें क्रोमोसोम की जो तादाद है वो हर एक जानदार के अंदर वेरी करती है। इंशाल्लाह कल हम लोग उस पर बात करेंगे और थोड़ा सा हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा देखेंगे और कल ही हमारा टॉपिक टोटल फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे और है, जो ये वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है वो ये शो कर रही है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है दरअसल दे आर कंपोज्ड ऑफ द टू थिंग्स। इसमें एक चीज होती है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर है? तो आपके क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर बने हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, जो कि मैंने यहां पे बताया। और ये हिस्टोन और इसके ऊपर डीएनए जो रॉप होता है, इसके ऊपर डीएनए लिपटा होता है, और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मजमूए को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। फिर यही न्यूक्लियोसोम जो है वो चेंज होते हैं क्रोमाटिड्स के अंदर। और क्रोमाटिड की डिफाइन अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे क्रोमाटिड दैट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की जो एग्जैक्ट कॉपी है हम इसको क्रोमाटिड का नाम देते हैं। और जैसे ये दो क्रोमाटिड आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक मुकम्मल क्रोमोसोम बन जाता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या पड़ा होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है पड़ी होती है। तो स्टूडेंट यहां तक आप आज का टॉपिक कंप्लीट कर लें। कल इंशाल्लाह जिंदगी तो हम क्रोमोसोम और उसके नंबर पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।